राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। हम लोग स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टडी कर रहे हैं। पिछले कक्षा में कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्यामितीय निरूपण का स्टडी किए। अब हम देखेंगे कि कंजुगेट को कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट को का ज्यामितीय निरूपण कैसे करेंगे। का ज्यामितीय निरूपण ये टॉपिक है। इसे ही हम कंजुगेट कहते हैं। तो कंजुगेट का ज्यामितीय निरूपण कैसे करेंगे या ज्यामितीय निरूपण से क्या सेंस प्राप्त होता है, या हम कह लें कि कंजुगेट का क्या मीनिंग है, यह जो है इसके ज्यामितीय निरूपण से मिलता है। अब सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा इंटू वाई। इसे ऑर्डर पेयर में चेंज करते हैं। इसका ऑर्डर पेयर एक्स वाई हो गया। अब यह एक्स वाई ऑर्डर पेयर आर्गेंड प्लेन के ऊपर या आर्गेंड तल के ऊपर एक बिंदु को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक पॉइंट ये सपोज करते हैं कि यह पॉइंट P एक्स वाई है। इसका अर्थ है ये x और ये y है। ये इमेजिनरी एक्सिस है और x हमारा रियल एक्सिस है। रियल एक्सिस और y हमारा इमेजिनरी एक्सिस है। और रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस के बारे में पिछले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये पार्टिकुलर या पॉइंट जो है P एक्स वाई, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और यही कॉम्प्लेक्स नंबर z है x प्लस आयोटा इंटू वाई। अब देखना है कि कंजुगेट क्या है। तो x एक्सिस को आप मिरर मानकर इस पॉइंट P का आप इमेज बना दें। मींस x एक्सिस के अलोंग आपको मिरर इमेज बनाना है। अब ये मिरर इमेज हमारा ये प्राप्त होता है। ये पॉइंट Q मिरर इमेज प्राप्त हुआ। तो ये डिस्टेंस हमारा x हो गया, मिरर इमेज है, प्रतिबिंब है। तो x और ये y हमारे पास में नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस y हो गया। तो कहने का अर्थ है कि अगर इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखें तो z इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा इंटू वाई हो जाएगा। और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कंजुगेट कहते हैं और जिसका सिंबल एक बार के साइन से देते हैं। तो कंजुगेट ऑफ z इक्वल टू एक्स प्लस माइनस आयोटा इंटू वाई हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कंजुगेट x एक्सिस के अलोंग क्या है, तो मिरर इमेज है, एक प्रतिबिंब है।
तो ये फाइनली हम इसे कह सकते हैं कि ये मिरर इमेज है, मिरर इमेज ऑफ z along x एक्सिस है, along x एक्सिस है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, मापांक। एक टर्म आता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, मापांक, या आप इसे निरपेक्ष मान भी कह सकते हैं। और निरपेक्ष मान जो हम लोग निकाल रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड कर रहे हैं, मतलब सम्मिश्र संख्या का, सम्मिश्र संख्या का मापांक, सम्मिश्र संख्या का मापांक। तो सम्मिश्र संख्या का मापांक, या इसे हम कह लें मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अब इसका डिफिनेशन हम लोग अलजेब्रिक भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम देख सकते हैं कि आर्गेन प्लेन पर कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस कहां है। फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा इंटू वाई लेते हैं। ऑर्डर पेयर हमारे पास में एक्स वाई हो गया, और सपोज करते हैं कि यह पॉइंट एक्स वाई है, मतलब कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा इंटू वाई है। ये इसका मूल बिंदु है, मूल बिंदु ही 0 प्लस आप आयोटा इंटू 0 कह सकते हैं। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि हम आर्गेंट प्लेन के ऊपर है। अब देखेंगे कि ऑरिजिन से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, पॉइंट की जो दूरी है, उसी दूरी को हम लोग मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, या मापांक, सम्मिश्र संख्या का मापांक कहते हैं। तो मैथमेटिकली अगर इसका हम इसको निकालेंगे, ये ध्यान रखना है, ओपी जो हमारे पास में है, माने डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन टू पॉइंट पी या कॉम्प्लेक्स नंबर z, तो ओपी ही हमारा मापांक कहलाता है। और मापांक को हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कहने का अर्थ है कि ये z का मापांक को प्रदर्शित करता है। और ये है क्या? तो दूरी है। कहां से कहां तक की दूरी है? तो दूरी मध्य बिंदु से लेकर, मूल बिंदु से लेकर, मूल बिंदु से z के द्वारा निरूपित की गई बिंदु तक, मूल बिंदु से z के द्वारा निरूपित किया गया बिंदु तक की दूरी, यही दूरी हमारा मापांक कहलाता है। अगर मैथमेटिक्स में जाएं और इस पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एक्स एक्सिस के ऊपर, तब ये डिस्टेंस हमारा x हो जाएगा, और
इसका नाम यल कर देते हैं, तो OL इक्वल टू x और PL इक्वल टू हमारे पास में y हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल से अगर पाइथागोरस लगा दे, हम ट्रायंगल PLO की बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल PLO, और पाइथागोरस अप्लाई करें तो हमारे पास में रिजल्ट मिलता है OP स्क्वायर इक्वल टू OL स्क्वायर और प्लस PL स्क्वायर। OL स्क्वायर हमारे पास में x है, OL इक्वल टू x है, तो इसे हम x स्क्वायर और PL की वैल्यूज y है, y स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास में जो OP हो गया वो स्क्वायर रूट हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये OP ही हमारे पास में मापांक है, मतलब हम इसे ये कह सकते हैं कि फाइनली मॉड z जो है, माने कॉम्प्लेक्स नंबर z का जो मापांक है वो मापांक स्क्वायर रूट होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ध्यान देंगे, चूंकि यहां x स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो x स्क्वायर हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है और y जो है हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। इसलिए बहुत सारे किताबों में आप देखेंगे इसके डिफिनेशन के लिए, तो मॉड z माने कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, इस प्रकार से आपको लिखा हुआ मिलेगा। और इससे डिफिनेशन भी कह सकते हैं कि इससे एक परिभाषा भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का निकाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के मापांक का निकाल सकते हैं। क्या डिफिनेशन हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के मापांक का निकालेंगे? तो वास्तविक भाग माने सम्मिश्र संख्या के वास्तविक भाग का वर्ग और काल्पनिक भाग का वर्ग का योग का धनात्मक वर्गमूल सम्मिश्र संख्या का मापांक कहलाता है। आप यहां एक परिभाषा भी लिख सकते हैं, सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग का वर्ग तथा काल्पनिक भाग का वर्ग का योग का धनात्मक वर्गमूल सम्मिश्र संख्या का मापांक कहलाता है। ये फाइनली मापांक का एक हमारे पास में डिफिनेशन परिभाषा हमारे पास में निकल कर आता है, और ये डिफिनेशन हम इस कैलकुलेशन के द्वारा निकालते हैं। जबकि किताब का स्टडी जब आप करेंगे तो सबसे पहले ये आपके पास में डिफिनेशन लिखा हुआ मिलेगा कि z इक्वल टू x प्लस IY एक सम्मिश्र संख्या है, तो सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग का वर्ग तथा काल्पनिक भाग का वर्ग का योग का धनात्मक वर्गमूल सम्मिश्र संख्या का मापांक कहलाता है। यह डिफिनेशन ऑलरेडी पहले मिलेगा और तब
आप इस डिफिनेशन के हिसाब से आप इसे लिख सकते हैं, ये पार्ट आपका लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन एक्चुअली हम पहले क्या किए उसको देखते हैं। एक सम्मिश्र संख्या लिए, उससे ऑर्डर पेयर बनाए, उस ऑर्डर पेयर से आर्गेन प्लेन के ऊपर पॉइंट को निरूपित किए कि किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट के रिप्रेजेंटेशन के बाद हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए। मैथमेटिकल कैलकुलेशन से जो हमें रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट से हम इस डिफिनेशन को लिखते हैं। तो यहां दो टर्म के बारे में हम जाने कि कंजुगेट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होता है। जैसा कि आप देखें कि आपसे पूछेंगे कि कंजुगेट क्या है। मिरर इमेज है, एक्स एक्सिस के अलोंग अगर किसी पॉइंट का मिरर इमेज बनता है जिसको हम कंजुगेट कहते हैं। साथ में ये देखें कि मापांक क्या है, मॉडुलस क्या है। आप इसे एब्सोल्यूट वैल्यू भी कह सकते हैं क्योंकि निरपेक्ष मान इसका एक और मान रखे हैं। तो क्या है, तो आप कहेंगे कि मूल बिंदु से और इस कॉम्प्लेक्स नंबर z के द्वारा जो निरूपित किया गया बिंदु आर्गेन प्लेन पर है, उसकी बीच की जो दूरी है, उस दूरी को हम मापांक कहते हैं। मतलब ओपी इक्वल टू आप इसे मॉड जेड लिख सकते हैं, या डिस्टेंस आपका मॉड जेड हो जाता है। अब स्टूडेंट एक और नए टर्म को देखते हैं। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आप इसे कोणांक कह सकते हैं। आर्गुमेंट मीन्स सम्मिश्र संख्या का कोणांक। तो समझते हैं कि क्या है। ऐसे हम एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं। देखिए कितना नाम है इसका, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी इसे कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर। अब गुणांक है क्या, पहले इसको फिर हम आर्गेन प्लेन पर लेकर समझेंगे और तब इसकी डिफिनेशन की बात करेंगे। z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा इंटू वाई एक सम्मिश्र संख्या है। इसे ऑर्डर पेयर में चेंज करते हैं। इसका ऑर्डर पेयर हमारे पास में एक्स वाई हो गया। एक्स वाई हो गया। अब इस ऑर्डर पेयर को हम आर्गेन प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं। मानते हैं कि ये पॉइंट हमारे पास में P, पॉइंट P एक्स वाई को इस ऑर्डर पेयर को निरूपित करता है। अब इस P से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये डिस्टेंस x और ये y देखेंगे। अब इसे OP को ज्वाइन कर दिए हैं। तो अभी हम लोग देखे हैं कि इस OP को हम लोग मॉड z कहते हैं। इतना पढ़े हुए हैं हम लोग, इतना हम लोग पढ़े हुए हैं, देखे हुए हैं। अब देखिए धनात्मक दिशा में एक्स एक्सिस से जो एंगल थीटा बनता है, इसी थीटा एंगल को हम लोग आर्गुमेंट कहते हैं या एम्पलीट्यूड कहते हैं या उसे हिंदी में कोणांक कहते हैं। ये थीटा, इसी थीटा को हम लोग आर्गुमेंट कहते हैं। अब अगर इसके कैलकुलेशन को देखा जाए तो आप इस ट्रायंगल का प्रयोग करें। इन ट्रायंगल
इस ट्रायंगल का प्रयोग करते हैं। इन ट्रायंगल पीएलओ से क्या क्या फाइंड होता है? एक हम निकालते हैं इससे कॉस थीटा का वैल्यूज। तो कॉस थीटा इक्वल टू, ये सामने परपेंडिकुलर हो गया पीएल और बेस हो गया ओएल और डिवाइडेड बाई हमारे पास में हो गया इसका हाइपोटेनस ओपी। तो फाइनली ओएल इक्वल टू यक्स हो गया और ओपी इक्वल टू मॉड जेड हो गया। अब इस मॉड जेड को हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू फाइंड हुआ। एक और भी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं हम यहां, साइन थीटा इक्वल टू, तो इसके सामने थीटा के सामने ये पीएल हमारे पास में परपेंडिकुलर हुआ और डिवाइडेड बाई ओपी हो गया। पीएल वाई है और डिवाइडेड बाई मॉड जेड, तो वाई बटे स्क्वायर रूट हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये दो डाटा हमारे पास में निकल कर आता है, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स वाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और साइन थीटा इक्वल टू वाई बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए ये फर्स्ट डिफिनेशन, क्योंकि इसे दो प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। तो पहला डिफिनेशन जो हम देखते हैं उसमें यह लिखता है कि थीटा का वह वैल्यू जो इस दोनों समीकरण को संतुष्ट कर दे, कॉम्प्लेक्स नंबर का सम्मिश्र संख्या का मापांक कहलाता है। तो इसकी परिभाषा अगर लिखना हम चाहे तो लिख सकते हैं कि थीटा का वह मान जो समीकरण, कौन कौन सा समीकरण आया, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स वाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तथा साइन थीटा इक्वल टू वाई बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को संतुष्ट करता है वह मान थीटा का वह मान या थीटा का मान सम्मिश्र संख्या का कोणांक कहलाता है। सम्मिश्र संख्या का कोणांक कहलाता है। यही कोणांक हो गया, यही एम्पलीट्यूड है, यही हमारे पास में क्या है तो आर्गुमेंट है। आप इसे सिंबॉलिक अगर लिखना चाहते हैं, सिंबॉलिक, तो हम इसे आर्गुमेंट को ए आर जी ऑफ जेड लिख सकते हैं। यही आर्गुमेंट है थीटा। या एम्पलीट्यूड को अगर शॉर्ट में लिखते हैं ए एम पी ऑफ जेड इक्वल टू थीटा। हम इस प्रकार से इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इक्वल टू थीटा। अब ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, जब आप थीटा का मान निकालेंगे तब यह थीटा का मान यूनिक नहीं होगा। प्रत्येक रोटेशन में आपको थीटा का एक मान मिलेगा, प्रत्येक रोटेशन में। कहने का अर्थ है कि जैसे अब एग्जाम्पल लेते हैं कि ये सपोज करते हैं कि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर
ये है, ये हमारे इस पॉइंट पर कॉम्प्लेक्स नंबर है पी पॉइंट पर। अब इसके आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं, ये ऑरिजिन से इसे ज्वाइन करते हैं, ये वैल्यू फर्स्ट रोटेशन में थीटा, ये थीटा एक्स एक्सिस से आपको धनात्मक दिशा में जानी है बात एंगल को, तो धनात्मक दिशा में जाने का अर्थ है कि आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। कहां तक जाएंगे? तो ये जो ओपी देख रहे हैं, जो लाइन देख रहे हैं ओपी का, उस लाइन तक आप पहुंचेंगे। वही एंगल आपका कोणांक कहला रहा है। तो एक रोटेशन में अगर पार्टिकल इस प्रकार से रोटेट किया और डायरेक्ट यहां पहुंच गए तब तो थीटा हुआ, लेकिन अगर आपका रोटेशन एक कंप्लीट करने के बाद फिर यहां पहुंचता है तब तो फिर हमारे पास में ये 2 पाई एक कंप्लीट रोटेशन हुआ, अब प्लस थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर हम थीटा पर पहुंचेंगे, 2 बार इसका चक्कर लगाएंगे फिर थीटा पर पहुंचेंगे, तो 4 पाई प्लस थीटा हो जाएगा। मतलब अगर इसके मापांक की बात करते हैं तो थीटा है, 2 पाई प्लस थीटा है, फिर 4 पाई प्लस थीटा हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो 6 पाई प्लस थीटा होगा, एज सो ऑन होगा। तो यहां से ये बातें ध्यान में आपको रखना होगा कि थीटा का मान जो है यूनिक नहीं होता है, अद्वितीय नहीं होता है, इसके अनंत मान निकाले जा सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज निकाले जा सकते हैं। इसलिए हम सीधे आर्गुमेंट की जब बात करते हैं तो यहां इवन नंबर को फॉलो कर रहा था, इसलिए हम सीधे लिखते हैं कि 2n पाई प्लस थीटा, 2n पाई प्लस थीटा, जहां n हमारे पास में इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। यह फाइनली आर्गुमेंट है, परंतु एक बात को ध्यान रखना है कि हम जो सेलेक्ट करते हैं जनरली हम कह रहे हैं, जनरली जो हम सेलेक्ट करते हैं वो फर्स्ट रोटेशन में करते हैं। जनरली हम जो सेलेक्ट करते हैं वो फर्स्ट रोटेशन में करते हैं। साधारणतः की बात कर रहे हैं कि हम लोग फर्स्ट रोटेशन में करते हैं। तो आपको याद रखना है कि आर्गुमेंट का वैल्यू यूनिक नहीं होता है। ये हम लिख देते हैं, आर्गुमेंट थीटा का मान अद्वितीय नहीं होता है, अद्वितीय नहीं है। इसका मतलब अनंत है, और क्या है तो 2n पाई प्लस थीटा है। लेकिन हम जो साधारणतः लिखते हैं वो फर्स्ट रोटेशन की बात करते हैं, और वह फर्स्ट रोटेशन 0 से शुरू होगा और 2 पाई तक होगा। तो साधारणतः की बात कर रहे हैं, जनरली बात कर रहे हैं। हम जो आर्गुमेंट लिखते हैं, जो कोणांक लिखते हैं, वह कोणांक हमारे पास में यही इसी के अंदर में लिखते हैं। अब एक उदाहरण लेकर हम देखते हैं कि मापांक कोणांक कैसे निकालते हैं। उदाहरण, z इक्वल टू -1 माइनस आयोटा का कोणांक ज्ञात करें। ये हम क्वेश्चन आपके पास में, ये क्वेश्चन है। तो यहां देख रहे हैं कि x इक्वल टू ये -1 है और y इक्वल टू भी हमारे पास में -1 है। अब 2 इक्वेशन की बात हमने किया था, cos थीटा इक्वल टू x डिवाइडेड बाई रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहां से x की वैल्यू हमारे पास में -1 आ गया,
और रूट अंडर है यक्स स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 + 1 हो गया, तो -1 बाई √2 फाइंड हो गया। अगला फाइंड करते हैं साइन थीटा इक्वल टू, या पहले आप इसके वैल्यूज को भी निकाल सकते हैं कि थीटा क्या होगा, फर्स्ट रोटेशन में ही सिर्फ निकालें। तो कॉस का जो निगेटिव वैल्यू है वह वैल्यू निगेटिव कहां कहां होगा, तो आप ट्रिगोनोमेट्री में स्टडी किए होंगे, इसमें जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है सभी का वैल्यूज पॉजिटिव होता है। शॉर्ट में लिख देते हैं ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है और रेस्ट आर निगेटिव। जबकि थर्ड में जाएंगे तो टैन कॉट पॉजिटिव होता है, रेस्ट आर निगेटिव एंड रेस्ट आर निगेटिव। यहां भी लिख देते हैं एंड रेस्ट आर निगेटिव, और यहां कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। फोर्थ में आर पॉजिटिव एंड रेस्ट आर निगेटिव। तो कॉस थीटा का वैल्यू -1/2 है, -1/2। इसका मतलब कि कॉस थीटा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, निगेटिव है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव है और थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव है। तो जो वैल्यू होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कितना होगा स्टूडेंट, तो आप एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, इसमें आप थीटा लिखिए पाई माइनस थीटा, यहां आप लिख दीजिए पाई प्लस थीटा, और ये वैल्यूज हमारे पास हो गया 2 पाई माइनस थीटा। आप इसके कॉन्सेप्ट से आप एंगल निकाल सकते हैं। यदि आपको 0 से 90 डिग्री तक का वैल्यू याद है तो कॉस थीटा का वैल्यूज हम दोनों क्वाड्रेंट में निकाल कर दिखाते हैं कि कितना होगा। 1/2 पॉजिटिव कर लीजिए तो एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, π/4। हम कह रहे हैं कि इसको पॉजिटिव बना लेना है, π/4। कॉस 45 का जो मान होता है, कॉस थीटा माने कॉस π/4 का मान 1/√2 है, तो पॉजिटिव में आप इसके वैल्यूज को निकाल लें। अब चूंकि ये निगेटिव जो है सेकेंड और थर्ड में है, तो इसका वैल्यूज जो है पाई माइनस π/4 हो जाएगा, और या फिर पाई प्लस π/4 होगा। तो पाई माइनस π/4 करेंगे तो ये 3 π/4 हो जाएगा, और पाई प्लस π/4 करेंगे तो 5 π/4 होगा। ये दो वैल्यूज हमारे पास फाइंड हो जाते हैं। तो थीटा अगर एक रोटेशन में करेंगे तो इस इक्वेशन से दो वैल्यूज आएंगे, या तो 3 π/4 होगा या तो फिर 5 π/4 होगा। अब इसी प्रकार से साइन थीटा का भी मान निकालेंगे, और y = √x² + y²। y भी हमारे पास में -1 है, तो -1 डिवाइडेड बाई -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो -1 डिवाइडेड बाई √2। इसका अर्थ है कि साइन का भी वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। तो खोजते हैं कि साइन का वैल्यू नेगेटिव कहां कहां होगा। तो फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तो सेकंड में पॉजिटिव है, लेकिन थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव है, मतलब कि साइन निगेटिव होगा क्योंकि रेस्ट आर निगेटिव। और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव है, रेस्ट आर निगेटिव। इसका अर्थ है
कि इसकी वैल्यूज जो है -1/2 का वैल्यूज या तो थर्ड में होगा या तो फिर फोर्थ में होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए टूल्स क्या था, पाई प्लस थीटा, और पॉजिटिव कर लेते हैं तो साइन थीटा से थीटा का मान π/4 होता है। साइन π/4 का भी वैल्यू जो है हमारे पास 1/√2 है। तो पॉजिटिव में आप 90 डिग्री के अंदर इसकी वैल्यूज को निकाल लें, बाकी रख दें। तो क्या क्या वैल्यू हो जाएगा, पाई प्लस π/4 हो जाएगा, और यहां 2π माइनस π/4 हो गया। तो ये 5π/4 और ये हमारे पास हो गया 7π/4। इस प्रकार से थीटा के दो मान यहां भी फाइंड हो गए हमारे पास। तो थीटा इक्वल टू फाइनली हमारे पास में आ गया 5π/4 और 7π/4। आप इसे फर्स्ट नंबर मान लें, मतलब फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो थीटा का 2 मान निकला, और सेकेंड इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं तो थीटा का 2 वैल्यूज प्राप्त होते हैं। अब इसमें देखना है कि वह कौन सा वैल्यू है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देता है। वह कौन सा वैल्यू है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो आप देख रहे हैं कि 5π/4, यहां भी है 5π/4, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आप यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से हमें फाइनल रिजल्ट आया जो दोनों समीकरण को सेटिस्फाइड करता है, वह थीटा का वैल्यू 5π/4 है, 5π/4 है। तो अगर हम पूछते हैं कि इसका कोणांक क्या होगा, इसका कोणांक क्या होगा, तो आप कहेंगे कि आर्गुमेंट ऑफ z जो थीटा है वो थीटा का वैल्यू 5π/4 है, मतलब इसका कोणांक 5π/4 होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टूडेंट हम देखेंगे कि इस यहां 2 इक्वेशन हमने लिया, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करके हमने कोणांक को निकाला। अगले लेक्चर्स में देखेंगे कि हम सिर्फ एक भी इक्वेशन से कोणांक को फाइंड कर सकते हैं, या आप कहें कि इसका एक शॉर्ट तरीका क्या होगा, हॉट ट्रिक्स क्या होगा, जिससे कि हम यथाशीघ्र हम कोणांक को प्राप्त कर सकते हैं, और साथ में कि मुख्य कोणांक क्या होगा। तो इसे हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे स्टूडेंट। इसके साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।